let's continue our lecture series with class 12 physics. We are dealing with the first chapter, that is electric charge and field. This is the sixth lecture, and up to the fifth lecture I have discussed about charge, the basic unit of charge, the basic properties of charge, the definition of charge, and fundamental way to produce a charge, how to charge a body. Okay, so let's continue with the sixth lecture, and that is Coulomb's law. And it is one of the most important topic in the first chapter, that is electric charge and field. So let's continue. जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह लॉ कूलम द्वारा दिया गया है, और उसके बारे में आपने सुना होगा। कूलम लॉ और न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ एक जैसा कुछ दिखता है, उनकी रूपरेखा एक जैसी है, ठीक है। तो इस लॉ को एक और नाम दिया जाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसका एक डिफरेंट नेम भी है जिसे बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्या है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ, उसको देखते हैं। उसके पहले कुछ बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमारे बुक में नहीं है, कुछ हमारे बुक में है, कुछ नहीं है, उनको समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये लॉ कूलम्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि कूलम्स लॉ होता है, अगर मैं इसको शॉर्ट में यहाँ लिखूँ तो कूलम्स लॉ होता है दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू के ई। ओके, दिस इज अ कूलम्स लॉ। और ये दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10th वगैरह में। ओके, तो हमें लगता है कि कूलम्स लॉ, ये लॉ जो है, ये चीज़ कूलम ने दिया, बट इसके पीछे की हिस्ट्री है एक, आप बोल सकते हैं प्री हिस्ट्री है। कूलम लॉ के पहले, कूलम के पहले एक प्री हिस्ट्री है। उससे पहले मैं कुछ कूलम के बारे में बता दूं। कूलम वाज ए ग्रेट फिजिसिस्ट, काफ़ी महान फिजिसिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। बट फिजिसिस्ट बनने के पहले वो एक्चुअली मिलिट्री में इंजीनियर थे वेस्ट इंडीज में। एंड एट द एज ऑफ 40 ही रिटायर्ड एंड ही रिटर्न टू पेरिस, और वहाँ पे उन्होंने फिर फिजिसिस्ट के रूप में काम करना स्टार्ट किया। एंड एट द एज ऑफ 49 इन 1785 ही डिस्कवर्ड द कूलम्स लॉ, जो कि यह लॉ है। और ये लॉ क्या बताता है? यह लॉ हमें बताता है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बिटवीन टू चार्जेज, कि दो चार्ज को अगर कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है, पॉइंट चार्जेस को, मोर बेसिकली पॉइंट चार्जेस को, कुछ कंडीशंस है, मैं उसके बारे में डील करूंगा अभी। तो दो पॉइंट चार्जेस को अगर आप बीच में दो पॉइंट चार्जेस को रखते हैं सेपरेशन पर, तो उनके बीच एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स कितना होगा इसकी वैल्यू देता है ये कूलम्स लॉ। जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितने हैं? 3 लॉ हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ यह बोलता है कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी। ओके, बॉडी तभी एक्सेलरेट होगी, बॉडी अपनी अवस्था में तभी चेंज लाएगी जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करे। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है। बट न्यूटन फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता है कि कितना एक्सेलरेशन लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ये न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ नहीं बताता है, ये बताता है न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, कितना फोर्स रिक्वायर है, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जब इतना मास दिया गया हो। तो न्यूटन सेकेंड लॉ गिव द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ, यू कैन से, ओके, या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी विद द सम यूनिट। ओके, तो उसी तरह कूलम्स लॉ एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट देता है कि दो चार्ज के बीच अगर रिपल्सन हो रहा है, अगर सेम चार्ज है तो, या फिर अट्रैक्शन हो रहा है अगर अलाइक चार्जेज वो हैं, कितना होगा वो फोर्स, यह बताता है। क्लियर? बट ये लॉ जो है ये कूलम ने नहीं दिया था। कूलम ने एक्चुअली इसको पेश किया, लेकिन ये सारे लॉ कूलम्स ने नहीं खोजे थे। उसके पहले भी बहुत साइंटिस्ट हैं जो इस लॉ के बारे में उन्होंने एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया था, बट इस बारे में बात कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फोर्स है वो बताया जा रहा है कि वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो वो फोर्स घटेगा। अगर दो बॉडी है, सपोज दे आर टू बॉडीज ऑफ सेम मास सेम चार्ज, तो सेम चार्ज है अगर उस पर, तो इन दोनों के बीच अगर सेपरेशन 1 है तो कोई फोर्स लगता है। अगर सेपरेशन हम 2 कर देते हैं तो वो फोर्स 1/4 हो जाता है, ना कि हाफ। तो यह बताता है इन्वर्स लॉ कि डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स घटता है और काफ़ी तेज़ी से घटता है, और इसी कारण इसका इन्वर्स स्क्वायर लॉ नाम है।
ठीक है, इसीलिए इसका नाम एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ रखा गया है। बट ये इन्वर्सली कम होता है, डिस्टेंस बढ़ाने से घटता है, इसकी खोज कूलम ने नहीं की थी। और जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़े, एससी वर्मा पढ़े, रेसनिक पढ़े, उन्होंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है कहीं। ठीक है, तो कुछ प्री हिस्ट्री में चलते हैं, समझते हैं कि ये फोर्स अगर इन्होंने नहीं किया तो किसने किया, कब किया, थोड़ी कहानी जानते हैं, जानना जरूरी भी है। इन्होंने मेहनत की है तो इनके बारे में कुछ जानना हमारा फर्ज बनता है और इनका हक बनता है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले अर्ली इन्वेस्टिगेटर ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब कि 1700 समथिंग में ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गए थे। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट तो थेल्स के समय से ही हो गए थे, जैसे मैंने सेकेंड या किसी लेक्चर में बात की है, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर्स में, कि थेल्स के समय से ही स्टार्ट हो गया था इन्वेस्टिगेशंस। ओके, थेल्स में जब ग्लास रॉड लिया गया, सिल्क के कपड़े से किया गया, तो वो अट्रैक्ट हो रहा था, उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया था। बट उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह लगभग ये 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुए, और उसमें क्या पाया गया कि दो चार्जेज के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स डिमिनिश होता है, मतलब कम होता है, खत्म होने लगता है जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ता है। अगर इसको ऐसे रखा गया है तो इसके फोर्स बहुत ज़्यादा है अगर दो चार्ज है तो, बट जैसे जैसे उसका सेपरेशन बढ़ता जा रहा है ये फोर्स कम होता जा रहा है। एक समय ऐसा आता है कि नेग्लिजिबल हो जाता है जितना लंबा दूरी करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, डिस्टेंस बढ़ते के साथ वो फोर्स बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, उसी तरह इलेक्ट्रिकल फोर्स भी वर्क करता है। और ये किसने ढूंढा? ये ढूंढा बर्नौली या वोल्टा ने। नाम सुना होगा आपने, बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल पे फ्लूइड के सारे इक्वेशंस नहीं बोलेंगे, मोस्टली इक्वेशंस आधारित हैं फ्लूइड पे जो भी काम करते हैं हम, जो भी फ्लूइड की डिजाइनिंग होती है, जो भी शिप्स की डिजाइनिंग होती है, या शिप्स की छोड़िए, एरोप्लेन जो हमारा उड़ता है, जेट प्लेन्स उड़ते हैं, उसमें भी बर्नौली प्रिंसिपल लागू है। एक आंधी आती है और आपके छत की जो टीन लगी होती है वो उड़ा कर ले जाती है, उसमें भी बर्नौली प्रिंसिपल शामिल है। एक प्लेन उड़ रहा है, उसमें बर्नौली प्रिंसिपल है, वो उड़ रहा है तो क्यों नहीं नीचे गिर जाता है, जिसको ऊपर उठाए हुए है इसके बारे में बात की है, कौन सा फोर्स उठाए हुए है, कैसे आता है फोर्स, कहाँ से वो एनर्जी आती है, इसके बारे में बात की है बर्नौली ने। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं चैप्टर नंबर 13 फ्लूइड में। ओके, वोल्टा के बारे में भी आपने सुना होगा, इन्हीं के नाम पे वोल्ट है, पोटेंशियल की यूनिट। ओके, तो इन्होंने ना ही केवल फ्लूइड मैकेनिक्स में इन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह के बारे में बात की, बल्कि ये पहले उन इंसानों में से एक हैं जिन्होंने यह गेस किया, ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ती हैं दो चार्जेस के बीच, उनके बीच का फोर्स ख़त्म होने लगता है, लगभग ख़त्म हो जाता है। तो ये लोग थे। ठीक है, दोनों ने, और एक और चीज़ उन्होंने किया, बर्नौली और वोल्टा ने मिलकर कैपेसिटर के बीच दो कैपेसिटर प्लेट, उसके बारे में मैं बात करूँगा आगे, तो कैपेसिटर के बीच जो फोर्स लगता है उसको भी इन्होंने मेजर किया था। ठीक है, तो ये बात हुई 1700 समथिंग की, 18th सेंचुरी की। आगे बढ़ते हैं उसी साल में 1750 के बाद समथिंग, तो जोसेफ प्रिस्ली, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जोसेफ प्रिस्ली का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड में। इनका नाम हम केमिस्ट्री में सुनते हैं। ये ऑक्सीजन के डिस्कवरर थे, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज करी थी। ऑक्सीजन की खोज ये इन्होंने इंटेंशनली नहीं की थी, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। लगभग जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए, जितनी खोज हुई हैं, कोई इंटेंशनली नहीं था, लगभग कोई इंटेंशनली नहीं था। सब कुछ और काम कर रहे थे, हो कुछ और गया, खोज कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज भी एक्सीडेंटली हुई है, जिसके पे पूरी कोक इंडस्ट्री आज हमारे है। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज भी एक्सीडेंटल हुई है, उसके बारे में हम डिफरेंट बात करेंगे, कभी डिफरेंट वीडियो में बनाऊंगा। प्रिस्ली के बारे में, डिफरेंट एंटोनी लेवेजियर के बारे में, उनके बारे में मैं साइंटिस्ट के बारे में बात करूंगा, वो कैसे कैसे किस चीज़ों को खोजा गया। एंटोनी लेवेजियर को हम मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने खोजा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिस पे पूरी बेसिक केमिस्ट्री लागू है। ठीक है, तो इसके बारे में डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे, और बारे में केमिस्ट्री के टर्म्स के बारे में। बट इन फिजिक्स के बारे में बात करें अगर, तो जोसेफ प्रिस्ली वाज द फर्स्ट टू प्रपोज दैट इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलोड एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने गेस किया, जिन्होंने खोजा ये कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इन्होंने बोला था कि दूरी बढ़ती है तो खत्म होने लगता है बहुत तेज़ी से, वो क्यूब से खत्म होता है कि स्क्वायर से खत्म होता है, ये नहीं बताया उन्होंने।
बोला दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कमज़ोर होगा। इन्होंने बोला कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, बिल्कुल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला गया है F=G(m1m2/r²), एज r गोज अप फोर्स गोज डाउन, उसी तरह ये भी r² से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट उन्होंने कभी अपने आइडिया को ज़्यादा जनरलाइज नहीं किया, एलोबरेट नहीं किया, इसलिए इनका नाम इस फील्ड में नहीं हुआ और हम लोग केमिस्ट्री में केवल इनका नाम जानते हैं। उसके आगे बढ़े तो लगभग इसके 2 सालों बाद ही रॉबिन्सन ने कहा कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली वेरी करता है -2.06, यहाँ पे -2 है, अगर इसको लिखते हैं तो इसको आप 1 मिनट। इन्होंने बोला इसको आप लिख सकते हैं KE(Q1Q2/R2⁻²). ओके, तो ये बोला कुलम्ब ने और यही बोला प्रिस्ली ने, ठीक है, कि ये R2⁻² पे वेरी करेगा। बट रॉबिन्सन क्या बोलते हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने स्फीयर पे एक्सपेरिमेंट किया था, स्फीयर पे, और इनका -2.06 आया। यहाँ पे जो 2 है इन्होंने बोला कि हाँ -2.06 होगा, ठीक है, जो कि लगभग उसके करीब है, जो कि बहुत करीब है उसके, बट ओरिजिनली होता है -2। ये -2.06 क्यों आया, इसका जवाब मैंने ढूंढने की कोशिश की बट मुझे मिला नहीं। बट मैं गेस कर सकता हूँ, हो सकता है वो गेस गलत हो, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी कि मैंने सही सोचा या गलत सोचा। बट मैं एक ब्लाइंड गेस कर सकता हूँ कि क्यों इनका -2.06 आया, क्यों -2 नहीं आया, या -2 ही क्यों सही है, -2.06 क्यों नहीं सही है, उसका मैं एलोबरेट करूँगा जब मैं यहाँ डील करूँगा यहाँ पर स्फेरिकल सिमेट्रिक में। जस्ट हम आएंगे थोड़ी देर बाद इस पर। ओके, तो जॉन रॉबिन्सन ने कहा कि ये जो फोर्स है वो वेरी करता है x⁻⁻2.06 वेयर x इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेज। ओके, आगे देखते हैं। अर्ली 1770 तक, मतलब यहाँ 1769 हुआ, 1770 तक हेनरी कैवेंडिश ने ये खोज निकाला कि यह जो चार्ज है, दो चार्ज बॉडी है, उन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। उन्होंने खोज निकाला बट उसको पब्लिश नहीं किया, और इसी लॉ को आप कह सकते हैं कि ये कुलम्ब ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा अपने शब्दों में करके और उसको पब्लिश कर दिया, ठीक। तो कुलम्ब्स लॉ पर पूरी तरह कुलम्ब का हक नहीं है, अगर मेरी मानी जाए तो, या बुक्स की जो हम पढ़ रहे हैं उसको माना जाए तो इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल उसी तरह ऑप्टिक्स का मैंने वीडियो बनाया हुआ, ऑप्टिक्स सीरीज में आप देख सकते हैं। जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस गैलीलियो को हम मानते हैं कि टेलीस्कोप उन्होंने खोजा, उस गैलीलियो का पूरा हक नहीं था, ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट ने खोजा था, केपलर ने खोजा था, उसको उन्होंने और इलोबरेट किया और उसका यूज करके उन्होंने बनाया टेलीस्कोप, अपना टेलीस्कोप, ठीक है। तो जिस गैलीलियो को टेलीस्कोप का डिस्कवरर बोलते हैं वो एग्जैक्टली वो डिस्कवरर नहीं थे, वो डिस्कवरर थे जुपिटर का मून उन्होंने खोजा था, सैटर्न का रिंग खोजा था, बिकॉज ऑफ टेलीस्कोप, इसलिए उनको टेलीस्कोप के साथ उनका नाम जोड़ दिया गया है। ओके, उसी तरह कुलम्ब्स लॉ पर पूरी तरह हक कुलम्ब का नहीं है, उनके पीछे बहुत लोगों ने पहले काम कर चुके हैं। बर्नौली, डैनियल बर्नौली काम किया है, वोल्टा ने काम किया है, जोसेफ प्रिस्ली ने काम किया है, जॉन रॉबिन्सन ने काम किया है, हेनरी कैवेंडिश ने काम किया है। तो इन लोगों का भी योगदान है। एक दो नाम और हैं जिनको मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड किया है, उनके बारे में बात नहीं की है, जो इंपॉर्टेंट नेम है मैं यहाँ ले आया हूँ। तो ये था कुलम्ब्स लॉ। कुलम्ब्स लॉ कहता है, इसको मैं तो बता देता हूँ कुलम्ब्स लॉ क्या कहता है, उसके पहले आप इसको नोट कर लें, मैं इसे मिटाऊँगा कि इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं इधर। ओके।